नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 3 लेक्चर इनसाइड न्यूज़पेपर पर आयोजित किया है। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों उसके विविध पक्ष, खास करके ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्या क्या ज़रूरत की बातें हैं एक न्यूज़पेपर को शुरू करने के या पत्रिकाओं को कैसे शुरुआत किया जाए, उसको लेकर कल हम लोगों ने बात की, खास करके आरएनआई के रोल के बारे में। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति में खास करके न्यूज़पेपर और अन्य मैगजीन की कितनी संख्या है, क्या स्थिति है, मीन्स स्टेटस रिपोर्ट, जो आरएनआई का स्टेटस रिपोर्ट है, उस पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या रूल और एथिक्स अपनाना चाहिए और कैसे प्रेस कमीशन, प्रेस काउंसिल और ख़ास करके जो आज करके एक मीडिया ट्रेनिंग दिए जाने की बात की जा रही है, मीडिया ट्रायल की बात की जा रही है। सो जो इन बिंदुओं पर जो बहस का मुद्दा है उसका सांख्यिकी पक्ष मीन्स स्टैटिस्टिकल, उस पर हम लोग विशेष में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि एक जो वस्तुनिष्ठ लाइन क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हैं स्टूडियो में श्री विजय सहगल साहब, जाने माने पत्रकार और साहित्यकार। पिछले 40 वर्षों से आप पत्रकारिता में सक्रिय योगदान देते रहे हैं, दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक रहे हैं और कई पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं। साथ ही अभी भी कई पत्रिकाओं के एडिटोरियल और जो लेखन का कार्य है, लेख लिखने का, एनालिसिस बेस्ड जो आर्टिकल है, उसमें अपना योगदान देते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी भी पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साहित्य से भी जुड़े रहे हैं। साहित्यकार के तौर पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। 2 पुस्तकें, एक उनकी अपनी यात्रा वृत्तांत है आस्था की डगर पर, काफ़ी लोकप्रिय है। दूसरी पुस्तक है आधा सुख कहानी संग्रह, वह भी एक प्रेरित करने वाला संग्रह है जो लोग पढ़ कर आगे मोटिवेट होते हैं। तो और साथ ही कई अन्य पुस्तकों भी को ऑथर रहे हैं और अभी वर्तमान में मीडिया प्रशिक्षण से भी जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो कई पहलू हैं एक न्यूज़पेपर का या पत्रिकाओं को शुरू करने का या उसको संचालन करने का, उससे जुड़े रहे हैं और जो आज ट्रेनिंग के दिया जा रहा है उससे भी जुड़े हुए हैं। तो सभी पक्ष को समझते हैं और हम लोग को आज मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे एक युवा जब इस दुनिया में पत्रकार बनना चाहता है या अखबारों की दुनिया में आता है, पत्रिकाओं की दुनिया में आता है, तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कहाँ सजग होना चाहिए, कौन बातों को उठाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुभव रहेगा। इस उम्मीद के साथ श्री सहगल साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें, फिर हम लोग चर्चा भी करेंगे। वेलकम सर। नमस्कार, धन्यवाद। अमरेंद्र जी, कल से हम आगे बात लेकर चलते हैं जी। आरएनए की बात हो ली, लेकिन एक आज मोटे तौर पे मैं एक ताज़ा रिपोर्ट के आधार पे ये बता देना चाहता हूँ कि आज संख्या के आधार पे या मौजूदगी के आधार पे देश में क्या स्थिति है पत्रिकाओं की। मेरे पास 2010 और 11 की रिपोर्ट है, उसके बाद भी 55वीं रिपोर्ट है, दैट इज 55th रिपोर्ट ऑफ द आरएनए। हमने कहा था कि वो पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है रिपोर्ट और ये बताती है कि स्थिति है। उसके मुताबिक उस दौरान 82,000 से अधिक समाचार पत्र रजिस्टर हुए थे। उनमें बड़े पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक और मासिक सब हैं। मतलब सभी पत्रिकाओं की संख्या 82,000 के आसपास। हाँ, 2010-11 के रिपोर्ट के अनुसार। हाँ जी। तो उसके बाद ये था कि ये मैंने जो आपको बताया कि 82,237 टोटल थे और नए पत्र इसमें जो थे वो 4800 से अधिक, 4853। तो ये ग्रोथ जो पिछले वर्ष के मुकाबले है वो यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि एग्जैक्ट रिपोर्ट अगर उनको पाना है तो आरएनआई के वेबसाइट पे जाएं और उस पर आपको मिल जाएगी। हमारा मकसद यहाँ एनालिसिस करना है और एक सिद्धांत की तरफ और बुनियाद की तरफ जाने की बात है। और उसके अनुसार अच्छी बात यह है कि नए टाइटल भी आए और जो नए टाइटल में सबसे ज्यादा हिंदी में रजिस्टर हुए थे, कल जिसकी बात कर रहे थे हम, 32,000 से अधिक, इंग्लिश में 11,000 से कुछ अधिक। अब वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो अलग बात है।
और जो टोटल सर्कुलेशन कोर्ट की आ रहा है नई नई उस हफ्ते की जो बाद में बढ़ती गई, आज और भी बड़ी होगी, वो 32,000 करोड़ से 32 करोड़ से अधिक है। एग्जैक्ट आंकड़े न विद्यम। और पिछले उससे जो पिछली रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष में वो 2009-10 में वो 30,000 थी। इससे ये सिद्ध हो गया, और जो पत्रायन में सर्वाधिक मैं कह चुका हूँ हिंदी के थे, और इससे ये सिद्ध हो गई बात के भाई जो हम बात कहते आ रहे हैं, जो हम एक अपने से सिद्ध साबित भी कर रहे हैं कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया, मुद्रित जो माध्यम है, उसका संसार बिल्कुल अभी भी पल्लवित है और सजा गया है और चल रहा है। एक बात इस प्रोफेशन में आती रही है कि जब से ऑडियो विजुअल मीडिया सामने आया है, शायद ये बैठ पीछे रह जाए, नहीं, वो बड़ा है, ये आंकड़े भी कह रहे हैं और ये आंकड़े भी पुराने हैं, और ये चीज उत्तरोत्तर बढ़ रही है। कल हमने कहा था कि विदेशों में अलग हुआ है कि जो प्रिंट मीडिया वो पीछे पड़ा है, पीछे रह गया मतलब, और दूसरा माध्यम जो है वो आगे है। अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी ये भी है कि इनकी जो प्रभाव क्षेत्र है सर्कुलेशन की दृष्टि से, कहता हूँ आज भी हिंदी के पत्र ज्यादा पढ़े जाते हैं। आपने चैनल पे तो देख लिया, जैसे हमें अखबारों में पहले होता था छपते, अब नहीं होता, जब रोटरी पर उसे छपते थे, छप रहे हैं तो मशीन रोक दी, छपते लगा दिया लेटेस्ट। अब तो ब्रेकिंग न्यूज है, तो भले ही ब्रेकिंग न्यूज आपकी उत्सुकता का निवारण करती है, आपको सूचित करती है, आपको नवीनतम घटनाओं से जोड़ती है, लेकिन समाचार विचार, उसकी पृष्ठभूमि और आगे क्या हो सकता है, उसके लिए आप दैनिक पत्र को ही इंतजार करते हैं, भले वो किसी भी भाषा में हो। ये तो मोटे तौर पे आंकड़ों की बात हो गई और इनकी मौजूदगी की बात। एक बात और यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़ों की रिपोर्टिंग के बारे में खास करके प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे डिफर करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 82,000, और जबकि एग्जैक्ट संख्या कुछ है, तो वो थोड़ा इस मीडिया में, ताकि आपके माइंड में वो प्रिंट बैठ जाए, एक तकरीबन वाली भाषा जो है। असल में इससे आप देखिए, हमने पहले भी कहा कि एक मोटा जायजा देने की बात थी, जी, है ना। हम तो ये कि भाई ये चल रहा है, ये मीडिया जो है सक्रिय है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज ग्रोइंग जी। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे निकला है, तो वो भी अब प्लेट के इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट फिगर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए एक समय बीच में आया था जो अखबारों के लिए कंपल्सन था कि वो अखबार पे छापे, आया था ये 70s में, कि आप लिखे आपकी सर्कुलेशन कितनी है, तो उससे बाद में हटा दिया गया। तो इससे ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आप छप भी रहे हैं कि नहीं छप रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो एक और मैं इसी में, मेरे पास एक और रीडरशिप सर्वे है, वो अब जो आपने बात कही ना उसको लेके चलता हूं मैं। चलिए, तो वो कहता है मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल है, से 2009 के दूसरे चरण के ब्यौरे में 20 पत्रों को लिया था, जिनमें पहले स्थान हिंदी को, अन्य में मराठी, तमिल, बंगला, तेलुगु और अंग्रेजी को 11वां स्थान था। ये कोई संस्था, इंडियन लीडरशिप सर्वे, वो अलग है। तो उससे पड़ता है कि किस तरह का ये इनका प्रचलन कैसा है, कि किस तरह आप मार्केट में किस तरह छाए हुए हैं। ये मतलब पत्रकारों की जो एक बड़ी मात्रा हिंदी पत्रकार, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पत्रकारों की संख्या भी इससे निर्धारित होती है कि कौन कहाँ ज्यादा काम कर रहा है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में भी है, और हमारे पंजाब की तरफ चले, पंजाबी में बड़े अच्छे अच्छे पत्र हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जागरण ने पंजाबी जागरण शुरू किया, आरोपी कब हो गया, और अखबार हैं, अजीत है, और दूसरे हैं, पंजाब केसरी ग्रुप का भी है, जगवाणी उसका नाम है, हमारा ये ट्रिब्यून ग्रुप पंजाबी ट्रिब्यून छापता है। तो इस तरह से ये आप बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि आज पत्रकार की काफी संख्या में हैं और उपलब्ध हो रहे हैं। तो युवा पत्रकारों के लिए खुशी की बात है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए कि अगर विदेशों में पत्रकारों की संख्या कम रही है, पढ़ने वालों की संख्या कम कर रही है, भारत में इसके विपरीत नहीं तो कम से कम स्थिति तो अच्छी है। मैं तो देखिए इसमें पॉजिटिव हूँ, मैं तो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव हूँ
लेकिन मेरी सलाह परामर्श ये भी है कि अपने आप को आप उसके लिए तैयार भी करें। केवल लिख लेने से या कुछ वो उधर रुचि दिखाना ही काफी नहीं है। यहाँ बात अगर आप इजाजत दें तो मीडिया एजुकेशन की जरूरत है। मीडिया एजुकेशन पर बात करेंगे, पहले अन्य बातें, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इनसाइड न्यूज़पेपर, तो इनसाइड न्यूज़पेपर अब इसके करने के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर कार्यशैली, उस पर जानने की कोशिश करेंगे कैसे एक पत्रकार अपना दिनचर्या शुरू करता है और किस तरह से वो खबरों को लाने के लिए, खबरों को लिखने के लिए पब्लिकेशन तक उसे एक भाग दौड़ की। हाँ, देखिए इसमें समाचारों की उपलब्धता, फिर उनकी प्रोसेसिंग, ये है ना। तो हम पहले भी एक बार किसी और में भी व्याख्यान में ये बात कह चुका हूँ कि अखबार के लिए भले वो साप्ताहिक पत्र हो या मासिक पत्र हो, दैनिक पत्र की स्थिति भिन्न है। उसे ताजा तरीन नवीनतम समाचार रोज चाहिए। कौन लेके आएगा? रिपोर्टर लेके आएगा। रिपोर्टर उसको संपादकीय विभाग को देगा, संपादकीय विभाग उसकी प्रोसेसिंग, उसको जिसको बोलते हैं ना एडिटिंग करके, संपादन करके उसको प्रेस में भेजेगा और उसके बाद वो उसका मुद्रण शुरू हो गई। 4 चीजें हो गई, ठीक है। और उसके लिए उनको गाइड करने के लिए अलग अलग उसमें कार्य अधिकारी हैं, जैसे समाचार कक्ष के सर्वर समाचार संपादक, उप मुख्य संपादक और उप संपादक। दिलचस्प बात यह है कि आपकी बात से भी जाहिर है कि बाहर की दुनिया कुल मिला के भीतर से ज्यादा इनसाइड न्यूज़पेपर से वैसी वाकफ नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से और प्रबंधात्मक दृष्टि से वो जानते हैं अखबार छपा का क्या। तो उसमें यह है कि कार्य के संचालन के लिए और उसको उसके छपने के लिए, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए पूरी टीम है जी। संपादक से लेके छोटे से उप संपादक और एक रिपोर्टर और एक प्रूफ रीडर तक। अभी स्थितियां बदली हैं, मैं बात करता हूँ। तो उसके बिना जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि बाहर की दुनिया जानती नहीं व्हाट इज ए सब एडिटर। उप संपादक क्या है? वो जान है अखबार की, वही सारी सब एडिटिंग करता है, वही उसके हेडलाइंस देता है, वो उसकी मेकअप करता है, उसके बारे में नहीं जानते। रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने वाला वो है यस, आज की भाषा में आप कह रहे हैं। तो बनाने वाला वो है, लेकिन बाहर की दुनिया में योर रिपोर्टर, योर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, योर चीफ ऑफ द ब्यूरो इज मोर नोन देन द एडिटर और द इनसाइडर्स। चलिए, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। कई जगह ऐसा भी होता है जी कि आप गए, जब मैं भी संपादक रहा हूँ तो हमने बात से की, तो किसी ने कहा ये दैनिक ट्रिब्यून के संपादक कैसे छे, नमस्कार नमस्कार, तो वो तुरंत कहते हैं वो हाँ वो आते हैं आपके, वो जो है ना आपके रिपोर्टर जो भी नाम लीजिए, स्वतंत्र सक्सेना या जिसका भी नाम लिया, तो उससे लगा कि एक तो अच्छी बात है कि हमारा ही इज वेरी पॉपुलर और वो आपका जो बाहर का मुक्त वो है। तो ये तो बात यह हो गई, ये तो मैं समझता हूँ पत्रकारिता का पक्ष हो गया। अब फर्क यह हो गया है कि उस समय में, पुराने समय में, मतलब 6वें या 7वें दशक तक भी ये मशीनों पे छपते थे अखबार, रोटरी पे छपता था और दूसरी तरह की प्रेस पे छपते थे। कंपोजिंग होती थी, उसे लाइनोटाइप, मोनोटाइप, टाइपराइटर की तरह। उसके बाद वो बदल के अब इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए। अब दैट हैज बिकम कंप्यूटराइज्ड। अब वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन सब कुछ होता है और बड़े अच्छे एसी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर हम लोग अखबार तैयार करते हैं। पहले क्या था? सब एडिटर उसको सब करेगा, उस संपादन करेगा, फिर जो चीफ सब है उसको देखेगा ठीक किया नहीं किया, फिर वो आगे गया, फिर उसकी कंपोजिंग हुई, कंपोजिंग मतलब जी। फिर कंपोजिंग के बाद वो प्रूफ रीडर उसमें गलतियां निकालेगा, फिर वो आपके पास आएगा अगर उसमें गलती रेफर हो गई, 4थी और 5वीं स्टेज पे उसको ओके लिख के चलो छापो इसको। फिर यही नहीं है, किसी को नहीं पता ये, क्योंकि तकनीकी है ना। फिर वो जो पेज तैयार हो गया तो फोरमैन पेज लेके आता था, वो स्टोन बोलते हैं जिसपे पेज बनता है ना, लोहे का सांचे में डाल के कि साहब इसको फाइनल करो, तो वो देख के ओके कंपोज। तो उसके बाद फिर उसकी वो जो भी रोटरी पे जिस पे छपता है, तो ये प्रोसेस इसलिए था कि गलती ना जाए, अखबार की जो मर्यादा जो मशहूरी है उस पर कहीं चोट ना आए। और तीसरी बात है कि खबर के मामले में पिछड़ ना जाए। जैसे अगला पेज लेके आया और उसको कहा कि नहीं आप इसको रुक जाओ,
ये खबर भी लगा दो इसमें। अच्छा, वो ज्यादा तकनीकी बात है कि प्लेसमेंट ऑफ द न्यूज, प्लेसमेंट ऑफ द व्यूज कहाँ कहाँ करना है, ये तो प्रायोरिटी पे है। जो नया है वो समाचार है, जो पुराना है वो पिछड़ गया, है ना। और इसमें एक और भी बात हुई कि अब कार्यशैली की बात करने के बाद जो हम लोग देखते हैं कि जो ढांचा रखा गया या जो संरचना तैयार की गई, वो प्रेस कमीशन, फर्स्ट प्रेस कमीशन और सेकंड प्रेस कमीशन के द्वारा भारत में प्रेस की आज़ादी की बात हो या किस तरह से प्रेस का कार्य योजना होनी चाहिए, किस तरह से उस पब्लिकेशन उसका होना चाहिए, सब कुछ प्रेस कमीशन 1, प्रेस कमीशन 2 और उसके आगे भी थोड़ी बहुत सुझाव और बदलाव तो आ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य आधार था प्रेस कमीशन 1 का, मैं बताता हूँ उसके बारे में, क्योंकि आप 1950 में जी 1950 में भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ, और भारतीय संविधान ने उसमें जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस की भी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी उसमें समाहित किया गया जी। उसको मौलिक अधिकार माना गया एक। लेकिन उसके बाद ये कि आगे कैसे चले, कैसे हो, उसकी रूपरेखा के लिए, उसकी गाइडलाइंस के लिए फर्स्ट प्रेस कमीशन, प्रथम प्रेस आयोग कायम किया गया। उसने और कई रिकमेंडेशंस दी, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस वगैरह। उसका जो सुफल, उसका जो प्रतिफल बड़ा अच्छा सामने आया, वो थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की रिकमेंडेशन की गई और वो कायम हुआ। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो आई, उसका भी यही मतलब था कि भाई प्रेस के अधिकारों की बात करें, और प्रेस पे नियंत्रण की बात नहीं थी कि अगर कहीं कोई इसमें गलती होती है, कोई भटकता है पत्रकारिता से, तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं, किसके प्रति कौन जवाबदेह होगा। तो वो भारतीय मीडिया के लिए, भारतीय प्रेस जगत के लिए प्रेस काउंसिल सबसे बड़ी अच्छी बात हुई। और वो 1978 में फिर एक बार आई, क्योंकि बीच में एक बार जब एक जनता शासनकाल के दौरान प्रेस काउंसिल को निरस्त कर दिया गया, तो उसके बाद वो प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 आया, फिर उसको फिर बहाल किया गया। और आज भारतीय प्रेस परिषद, आप आलोचना की दृष्टि से बहुत कुछ कह लें, लेकिन फिर भी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस और अखबारों की गाइडलाइंस के लिए और पाठकों के हितों की रक्षा के लिए प्रेस काउंसिल बहुत बड़ी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, पर एक जो माइनस है वो ये है कि उसको दंडाधिकार नहीं है उसके पास। हाँ, वो संपादक के अगर खबर छपी है तो प्रताड़ित कर सकता है वो लिखित में कि भाई देखो आपकी एक खबर छपी, हमें ये शिकायत आई है और इसका आप छापिए, निवारण करिए। आप निवारण का मतलब आप भूल सुधार लिखिए, और वो ना हो तो फिर पेशी भी है, फिर प्रेस काउंसिल बैठती है रीजन में जाके, भाई आपने क्या किया वगैरह वगैरह। तो इससे थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो एक भय तो नहीं मैं कहता, एक संकोच की, हाँ नहीं संकोच भी नहीं, एक उसका दबाव है, पॉजिटिव दबाव है, ये नहीं। और फिर ये बात हो जाती है कि भाई आप खता करते हैं, अगर अखबार खता करते हैं तो क्या ये काफी है भी आपने लिख दिया। एक प्रेस काउंसिल, ये कानून है, उसमें एक ये भी बड़ा जरूरी है कि जो शिकायत करता है वो किसी पत्रिका के खिलाफ अगर शिकायत लेके आता है तो उसके पास उसमें क्लॉज है कि वेदर यू हैव गॉन टू द एडिटर और नॉट, क्या आप संपादक के पास गए कि नहीं गए। अगर आप सीधे ही आ गए तो फिर क्या मतलब हुआ, क्योंकि फिर उससे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अगर वो संपादक के पास जाता है तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, लेकिन अभी भी देश में बहुत सामान्य पाठक, बड़े पढ़े लिखे भी पाठक, उनको ये नहीं पता होता कि ये निवारण, शिकायत निवारण, या जो हमारा पक्ष आहत हुए, इसके लिए कहाँ जाए, किस पे जाए। तो अब मांग ये की जा रही है, प्रेस काउंसिल ने जब से अस्तित्व में आई है उसके बाद बड़ा कुछ किया है,
और अब मांग ये आ रही है कि इसका अधिकार क्षेत्र को व्यापक कर दिया जाए, क्योंकि जब ये आई है, या जो इसके अधिकार क्षेत्र में प्रिंट मीडिया है, अब तो ऑडियो विजुअल मीडिया आ गया, साइबर मीडिया आ गया, और वहां पे ज्यादा आक्षेप उठ रहे हैं। तो ये मांग की जा रही है कि इसके आधार को बढ़ा दिया दायरा को बढ़ाया जाए। जाए। इसके मेंबरान में प्रोफेशन से लिए जाते हैं, अखबारों से लिए जाते हैं, जो पत्रकारों के संगठन हैं उनके लोग लिए जाते हैं, विधि विशेषज्ञ भी लिए जाते हैं। और अच्छी बात यह है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि आजकल जो काटजू जी हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, इज वेरी एक्टिव। तो खुद संज्ञान लेते हैं। हाँ, खुद संज्ञान लेते हैं। और अच्छी बात है। कई बार कुछ लोगों ने ये आलोचना अवश्य की है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का अर्थ तो सामाजिक मुद्दों पे बोलता है तो प्रेस काउंसिल बोले तो गलत नहीं है। हाँ, कोई नाहक नहीं कुछ कहा जाना चाहिए। तो ये प्रेस काउंसिल की बात हो गई। तो प्रेस आयोग का और मुद्दा जो हमेशा छाया रहता है पत्रकारों को वेजेज को लेकर, और उनके जॉब को सिक्योरिटी पर्पज से, वेलफेयर मेजर्स को लेकर, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी लंबे समय तक मैं बताऊं कि उसके लिए हमारे पास 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट बना दिया गया था। कंडीशन एंड सर्विसेज ऑफ दी, वो प्रेस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जी। वो तो उसके तहत आप नहीं बात कर सकते हैं अगर वेजेस पे उस पे है। और वेज बोर्ड आए हैं, और ये ताज़ा वेज बोर्ड की भी बात हो रही है। तो उसमें एक तो आया है कि वेज बोर्ड आने के बाद बाकायदा आपकी अखबारों की अलग अलग वर्गीकरण के A1, A, B1, B इस तरह करके आपके लिए एक ग्रेड्स वगैरह सुविधाएं तय हैं। अब जब नया वेज बोर्ड की बात हो रही है और वो तैयारी में है और फाइनल ऑलमोस्ट है, तो एक कुछ मालिकान से मेरा अर्थ है ओनर्स को, उनको आपत्ति है, भाई ये कैसे करेंगे हम, ऐसा कैसा होगा। लेकिन इसकी वजह से एक और बाईपास निकाला गया। अब जो नियुक्तियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट में वी हैव द लॉस, पत्रकारों के लिए भी कानून है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या होगा कि आपकी जो गर्दन है उसके हाथ में है, मालिक के हाथ में। ये तो जरूर हुआ है कि हम लोगों ने जब नौकरियां की, जब लोग हम पत्रकारिता में ऊंचे ऊंचे ओहदों पे रहे, तो उतनी बड़ी तनख्वाही नहीं थी, सुविधाएं नहीं। अब वो तो आपको बहुत दे देते हैं लाखों में, लेकिन कल कोई पता नहीं, अगर मालिक जो है खपा हो गए किसी कारण तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो ये चीजें समय के साथ बदल रही हैं। अब ये आप विरोधाभास देखिए, पैसा कमाने में तो हम आगे हैं। एडवर्टीजमेंट और ये सप्लीमेंट्स और एडवर्टोरियल और ये और वो फला पूरी हमारी एम्पायर खड़ी हो जाए, लेकिन जो पत्रकार है उसकी सुविधा तो देखी जानी चाहिए, वक्त के मुताबिक उसको भी वो चीजें मिलनी चाहिए। तो देश दुनिया सबका वो करे ख्याल रखता है। क्षमा करें, हम ये बात उठा रहे हैं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इट्स ए फैक्ट कि जिसने पूरी जिंदगी लगा दी देश में, मैं समर्पित पत्रकार की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो और तरह के जो पत्रकार नहीं है। देयर इज नो पेंशन, देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी आफ्टरवर्ड यू आर ऑफ फ्रॉम ए पेपर और एनीथिंग, और देयर इज नो, मुझे कहना चाहिए प्लेसमेंट की बात ही नहीं है, देयर इज नो मेडिकल वो वगैरह। मतलब वे तो सुदामन जैसा हाल हो गया कि आप कृष्ण के आपके संबंध हैं, लेकिन बाद में जो आप यूर ऑन द रोड। ये चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई जिस पत्र, अब उसका एक और आ रहा है, आप पढ़ते हैं ना कि अभी यदि आप सत्ता के करीब हैं, यदि आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ब्लू आइड रहे हैं, तो आपको तो जैसे ही आप रिटायर हुए, कहीं आपको ओहदा दे दिए हैं, क्या इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ये और वो, तो वहाँ एक थोड़ा सा, मेरे को इस पर इतराज नहीं है, लेकिन मेरा मतभेद ये है कि जिंदगी भर आप अपनी अगर सही श्रेष्ठ सात्विक पत्रकारिता करते, आप गर्दन उठा के चलते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आप, अब भाई आप हुए ना 5 स्टार, तो सेवादारी हुए ना। तो ये 4-5 मुद्दे आपने वेतन और उसकी बात करी,
कंट्रेक्चुअल पे हम आ गए। लेकिन ये इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, हमारे जो लीडरान हैं उनको सोचना। हम लोगों ने तो अपने 40-50 साल आने वाली पीढ़ी की बात करें आप, नहीं तो बात ही होती, कौन सोचेगा, क्योंकि ये तो समाज के मीडिया बारे- के लोग, हाँ मीडिया के लोग सोचेंगे, मीडिया की जो हमारे प्रोफेशनल संस्थाएं वो सोचेंगी। somebody has to Take initiative. किसी को इनिशिएटिव लेना है। सरकार की तो व्यवस्था है अमरेंद्र जी, आप कागज रखेंगे तो उस पर विचार तो होगा ही, तो हो रही है, इस पे हलचल हो रही है। लेकिन कई तो मैं सोचता हूँ बड़े ऊंचे पत्रकार, दे हैव गॉन एज अनसंग हीरोज। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें हम, राइट टू इंफॉर्मेशन मीडिया से और सूचना तंत्र के लिए बहुत बड़ा अधिकार मिला है। उसमें व्यवस्था जो मैं कह भी रहा हूं कि आप पत्रकार को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, बिकॉज उसने पूरी जिंदगी लगाई है, लेकिन वो नहीं होता, उसमें नहीं आता। तो इसलिए ये उसको उसका अधिकार देना बड़ा जरूरी है। हालांकि एक बात मैं और कह दूं, हालांकि कई जो हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं, बड़े ऊंचे पत्रकार हैं, वो कई बार उनसे बात करो तो जो राज्यसभा में और में कहीं नहीं, पत्रकार को मतलब अरे आप तो राज्यसभा में बैठे, आप कहते हो पत्रकार को, यू शुड थिंक ऑफ योर ब्रदर्स, उनका भी तो सोचना चाहिए ना। तो इसलिए ये आएगी, बात आएगी। और इसलिए ये जो आप कह रहे थे ना, इसका हम आगे जिक्र करेंगे। युवा पीढ़ी पत्रकार में, अगर पत्रकारिता में आएगी, वो भविष्य भी तो देखेगी ना भाई, कि मैं चैनल में अखबार में आ गया, उसके बाद क्या है ना। तो ये चीज है। बाकी समाज, ये भारत का हमारा समाज बड़ा धन्य है कि इन चीजों के बावजूद समाज आपको सिर पे उठा के रखता है, अगर आप सही मामले में। तो आप बात करें पुल्स एंड प्रेशर, हाँ, ये से जुड़ती है बात। तो ये पुल्स एंड प्रेशर को कौन निर्धारित करता है? पुल्स एंड प्रेशर्स का तो दो तरह से इनसाइड न्यूज़पेपर चलते हैं, बाकी पुल्स की बाद में बात करते हैं। पुल्स एंड प्रेशर्स तो एक तरह से अखबार की नीति, पहले तो अपनी नीति है, जी, पॉलिसी हो गई। पुल्स एंड प्रेशर सबसे बड़ी बात यह है उसमें कि भाई जो प्रेस को अपने दबाव से, प्रलोभन से अपनी रीति नीति अनुसार चलाना सरकारें हैं, क्यों नहीं है, और उसके माध्यम में एडवर्टीजमेंट हैं और दूसरी फैसिलिटीज हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि ताकि अखबार आपके उसके अनुसार चले। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि देश में ऐसा नहीं है कि अखबार जो है मीडिया झुकी रुकी और बिकी, ऐसा नहीं है, पूरा ऐसा नहीं है, पूरी कहानी ऐसी नहीं है, अभी भी चल रही है पत्रिकाएं। लेकिन यदि आप उस मामले में प्रभाव में आते हैं, प्रलोभन में आते हैं, तो आप ज्यादा प्रोफेशन में टिक नहीं सकते और लोग जान जाते हैं क्या आपकी क्या कहानी है। मैं एक मिसाल देता हूँ। राज्य सरकारों के पास एक प्रोविजन है, सेंटर से भी है, सेंटर में ऐसी बातें कम है, लेकिन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं आपको विज्ञापन देना, ठीक है जी। केंद्र में तो DABP है ना, वो जो जिसके माध्यम से आप इश्तिहार छोटे बड़े अखबारों को में डायरेक्टर ऑफ विजुअल एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी, हाँ विजुअल पब्लिसिटी। बड़ा राज्यों में क्या है कि भाई अमुक पार्टी की सरकार, अमुक मुख्यमंत्री हैं, अमुक पार्टी है, फला फला। अखबार अगर तो आपको लगता है कि आपकी अनुरूप चल रहा है तो आप उसको भर देंगे विज्ञापनों से, और जरा आपने कहीं विरोध किया तो सबसे पहला हथौड़ा विज्ञापन पे। तो वो विज्ञापन बंद हुआ तो फिर उसका मतलब ये होगा कि भाई आप मनाओ उनको, जाके मनाओगे तो कहोगे। लेकिन फिर भी ऐसी संस्थाएं हैं, मैं सगौरव कर सकता हूँ ट्रिब्यून ग्रुप के बारे में। ऐसी स्थिति हमारे वक्त भी आई कि किसी सरकार की गतिविधियों के साथ साथ जो किसानों का छपा, मजदूरों का छपा, दलितों का, इस तरह से जो बातें छपती रही, मतलब दोनों पक्ष आने चाहिए भी समाज में क्या हो रहा है। तो वो वहाँ से एक उच्च अधिकारी का फोन आता है, कहते हैं भाई कि आप ये ऐसा सा हो रहा है, ये है वगैरह वगैरह। तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, लेकिन 2 दिन बाद लगा आपको कि विज्ञापन बंद हो गए। आपको एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट कहता है सर वो सरकारी विज्ञापन, तो वो जाहिर है। लेकिन आप देखिए, आई एम प्राउड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, जब वो हेड ऑफ, देयर इज नो इंटरफेरेंस,
देयर इज नो गाइडलाइन, ऐसा करना, उसको उठाना, इसको गिराना। वॉइस ऑफ द पीपल के तौर पे आप चलिए। तो और कोई जगह हो तो कार्य अधिकारी संपर्क को कहेंगे भाई ना आप बात करो, उनका नहीं कोई बात नहीं, हमें तो अपने सिद्धांत पे चलना है, नहीं आते तो नहीं आते, कुछ अर्से बाद कुछ हो गया। ये एक चीज, इस तरह के प्रेशर पूल्स की बात है। और बाकी तो कानून तो देश में तरह तरह के कानून हैं, प्रेस की आज़ादी के पक्ष में भी हैं, और डेफेमेशन कानून है, किसी की खबर गलत छप गई, ही और शी गोज टू द कोर्ट, तो आपको संपादक को, रिपोर्टर को जिसका छपा है, प्रकाशक को, छापक मतलब मुद्रक को, उनको जवाबदेही होगी। तो ये चीज है। और मैं समझता हूँ कोई ये वर्किंग पे तो और तरह की बातें उठती हैं। अभी सबसे बड़ी बात जो आई है, इन चीज़ों को जिसने पीछे छोड़ दिया वो है पेड न्यूज़। वो क्या है? वो भी है ना भाई, हमने खरीद लिया। तो इस पे भी, ये तो मैं बेहतरी की बात कर रहा था, कल्याण की बात कर रहा था मैंने, इस पे भी हमारे पूर्वजों का सोचने की जरूरत है। सोच रहे हैं इस पे कि भाई अगर आप बिक गए तो क्या रह गया, कि अगर आप, ये बिल्कुल उसी तरह, अगर आप अपनी नीलामी लगवाने के लिए तैयार हैं तो नीलामी वाले तो आपको मिल जाएंगे, नहीं लगा रहे हैं तो फिर। तो यहाँ हमें स्मरण करना चाहिए पत्रकारिता के आदर्शों को, नैतिक मूल्यों को, कि भी उनकी रक्षा होना बड़ा जरूरी है। यहाँ एक और बात आती है, मीडिया ट्रायल की जो बात चलती है, उस पर आपका क्या कहना है? मीडिया ट्रायल अभी हाल से कुछ ज्यादा चर्चा में आया है। पेड न्यूज, मीडिया ट्रायल, ये दोनों हाँ, हाल हाँ, की ही हाल की उपज है, हालांकि भिन्न है। पेड न्यूज में तो भ्रष्टाचार भी आता है ना बीच में, और मीडिया ट्रायल का अर्थ ये है कि बात ये उठती है कि भाई जो काम कोर्ट को करना चाहिए जी, जो जांच एजेंसी को करना चाहिए, जो संबंधित सरकार को या संबंधित दल या जिसको भी करना चाहिए, वो मीडिया करती। और कहते हैं भाई मीडिया ट्रायल इट इज टू मच, लेकिन क्यों ना करे। अब आप देखिए देश में आपको अनेकों मिसाल मिल जाएंगी, कितने भ्रष्टाचार के कांड का जिनका अनावरण हुआ है, कितने लोग सत्ता में बैठे लोग आज भी, उससे पहले भी। तो क्यों हुआ? क्योंकि मीडिया, बहुत पहले कहा गया था, संभवतः प्रभात जोशी जी ने कहा था कि भाई पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट में बिल बनता था, पार्लियामेंट में चर्चा होती थी, पार्लियामेंट में बहस होती थी, उस पे हम लोग खबर बनाते थे, है ना, खबर बनाए, विचार लिखे। अब क्या होता है, जो कुछ अखबार में छपता है, जो अखबार खोज के लाते हैं, जिसका वो इन्वेस्टिगेट करके देते हैं, उस पे संसद चलती है, वो इशू बनते हैं। तो अब उन्होंने कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बार बार कोट करता हूँ, ही वाज वेरी सीजन्ड, वरिष्ठ सिद्धांतवादी पत्रकार थे। उनका ये कहना था कि ये जो है ये खबर पालिका है, चौथा कंपनी है, ये खबर पालिका है। तो इस तरह से हाँ, जैसा कुछ चैनल्स ने किया है, वहां असहमत हुआ जा सकता है कि बेबुनियाद चीज को लंबे खींचना, किसी के निजी जीवन के अधिकार को वो करना, और बेबुनियाद आक्षेप लगाना, चरित्र हनन करना, ये वहाँ ये सवाल उठते हैं कि जो बात सारे फसाने में न थी, वो ने नागवार गुजरी। बल्कि कहानी में है ही नहीं कहीं कुछ। आपको याद होगा एक चैनल में एक स्कूल टीचर पे यहाँ लग गया था इल्जाम, दिल्ली में बाद में कानून आया, कानून ने कहा बंद करो आप अपनी दुकान। ये अलग बात है, कहीं और से फिर निकले है वो, लेकिन ये क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चीज़ें, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और ये ब्रॉडकास्टर्स वगैरह भी इस बारे में सोचते हैं। अब आपके दिखाते हैं जो चैनल्स के नीचे आते हैं ना, यदि आपको इसमें कोई गलत लगता है या तो आप हमें लिखें। इसी तरह एडवर्टीजमेंट भी हमारा मीडिया से बड़ा जुड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। तो वो भी एडवर्टीजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी आपसे, वो निजी है एडवर्टाइजर्स की, कि आप हमें बताइए अगर कहीं कोई वो हो रहा है, और उस पर एक्शन होता है।
ये तो मुख्य धारा की मीडिया के बारे में बात हुई। आजकल एक बात चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया न्यू मीडिया है या आज का मीडिया है, कौन मीडिया है, और देखिए काफी प्रभावित कर रहा है। जनमानस को एक उद्वेलित भी किया, प्रभावित भी किया, नई दिशा भी देने की कोशिश कर रही है। देखिए अमरीन जी, आपने बिल्कुल आज की बात करी है। ये तो हम थोड़ा थोड़ा पीछे उसमें चल रहे थे ना। न्यू मीडिया की जो बात करते हैं, हम लोग जब आपस में जिक्र करते हैं, आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि न्यू मीडिया से आशय क्या है। माध्यम की बात नहीं कर रहा। न्यू मीडिया का मतलब ये नया मीडिया, मतलब वो मीडिया नया पुराना हो सकता है क्या? नहीं। उसके बुनियादी असूल नए पुराने हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिन बातों पे हमारी आस्था टिकी है, जिस बातों में हमारी भरोसेमंदी टिकी है, वो तो हर युग में चलेगी। तो मुझको लगता है ये जो मुहावरा उसी तरह का, जैसे कुछ अर्सा पहले आपको ध्यान होगा, नया सिनेमा, समांतर सिनेमा उसका नाम दिया गया था। और उस इसी तरह नई कहानी, नई कविता, नई कविता, तो वो एक लेवल हो गया। लेकिन ये इंडिकेटर दूसरी बात करता है। जो नया मीडिया से अर्थ है कि ये तो है ही, चैनल्स को और इसको साइबर मीडिया जो है उसको भी लेके हम चलें, तो ये है सोशल मीडिया जो बाहरों बाहर जो है ना, उस पे फेसबुक पे और दूसरे ऐसे माध्यमों पर, उस पे आपकी नोटबुक पे, उस पे जो चीज चलती है बड़ी तेजी से चलती है और उसका बड़ा असर है ना। और उसमें ये तक हुआ है कि कानून बनाने पे आमादा है सरकार। बात होता है कि भाई अब जम्मू कश्मीर में रोक दिया ना कि SMS क्या हुआ है, इलेक्शंस में होलसेल SMS भेजना वर्जित है, कर दिया जाता है। मतलब वो कि प्रचार या दुष्प्रचार ये ना हो। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो दूसरा पहलू है वो है बड़ा नेगेटिव, और जो राष्ट्र हितों के खिलाफ चलने की बात बड़ी तेजी से चलता है। ये तो आपके अखबार भी रिकॉर्ड हैं, ये चैनल्स भी हैं। तो वो ये हमें ये देखना होगा कि हम उसकी रचनात्मक दृष्टि से उसका फायदा उठा रहे हैं या उसका नकारात्मक दृष्टि से हो रहे हैं। आप देखिए कि बम्बई में जो कुछ हुआ, 5 साल हो गए कल परसों ही, बम्बई में जो बैठे हमारे चैनल्स ने, आज तक वगैरह वगैरह जो रिकॉर्ड वो करते रहे, वो तो आंखों देखा हाल बयान करते थे। उसी के बेसिस में पाकिस्तान में बैठे लोग अपना गाइडलाइंस दे रहे थे कि वो वहाँ जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी वहाँ जा रहे हैं, ये करो वो करो। तो इसके हमें दोनों स्वरूपों पे गौर करना की भी आवश्यकता है। फिर मैं कहता हूँ कि नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, लेकिन देखें कहाँ क्या इसका कितना असर होता है। तो वो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का आज के समय में, खासकर युवा पीढ़ी को ले लें आप, और प्रचार दुष्प्रचार की दृष्टि से ले लें, इसको आप नकार तो नहीं सकते। लेकिन अच्छा, सुधार भी तो नहीं। आप राइट टू फ्रीडम तो है ना आपको, आपके अभिव्यक्ति का अधिकार है आपको, वो नहीं आप छीन सकते। जब कभी ऐसी बात आई कहते हैं नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन उसको ये तो देखना जरूरी है ना कि हम किस सीमा का कहाँ हम उल्लंघन कर रहे हैं। अब सीमा निर्धारित करना खुद से, सेल्फ लिमिटेशन है जी। जो एथिक्स की बात आगे अगर आप करें, तो जो एथिक्स में भी आ रही है, एथिक्स में आपको सारी चीजें आ रही हैं, दिशा निर्देश आ रहे हैं कि समाचार है वो सत्य हो, आप फ्री हो, मतलब आप स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, किसी का पक्षपात ना करें, किसी प्रलोभन में ना आए। लेकिन उस सबसे बड़ी बात यह है कि आप टू द पॉइंट चले, तो वो इस पे भी लागू होता है। हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं 2-3 दिन से, लेकिन कुछ और बात जो करनी है, एक तो ट्रेनिंग के बारे में और हाँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है, एजुकेशन के बारे में। लेकिन उस पर बात करने से पहले आपका अनुभव जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ मीडिया से लोग जुड़ता है तो और जो वहाँ देखने को मिलता है उसमें क्या अंतर है, या कभी कभी
निराशा का भाव भी पैदा होता है, चलो अब यहाँ से छोड़ो, चलो दूसरे जगह चलते हैं। हाँ। तो ये दो चार अनुभव जब ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, इससे मीडिया एजुकेशन भी जुड़ती है और नवोदित पत्रकार की भी जिंदगी और उसकी इसीलिए, क्योंकि पहले उम्मीदें जुड़ती एक केस स्टडी हो जाए, क्योंकि आजकल में जो नया मापक है पढ़ाने का तरीका है केस बिल्कुल। स्टडी, पहले फिर उसको। देखिए, तो आपका जो योगदान को लेकर और आपका जो अनुभव रहा उस पर जानकारी हो जाए, फिर उस पर हम लोग मीडिया एजुकेशन की बात करेंगे। हाँ, देखिए, मैं अपनी बात अगर कह लूं, कभी मैंने 1967-68 में 67-68 पंजाब विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, जेडी। उन दिनों यही देश में 2-3 जगह यूनिवर्सिटीज में इस तरह की एजुकेशन उपलब्ध थी। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, जिसको अब मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन कह दिया गया है, बना दिया गया है, ये लाहौर से उठ के आया था पार्टीशन के बाद। लाहौर से आया, फिर ये जालंधर भी रहा थोड़े दिन, और इनका ऑफिस नहीं, जालंधर नहीं, दिल्ली रहा। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ आया। तो उस वक्त भी ये सवाल मेरे सामने भी था कि मुझे एक छोटे से कस्बे के टीचर ने, अभी मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, तुम्हारी कहानियां छपती हैं, और मैं बड़े बिजनेस परिवार से, कारोबारी परिवार का, मेरे को ये था, मैं दुकान अपने बिजनेस चलाता, आज मेरे ट्रक होते, ट्रक कंपनी होती, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम लिखते हो तो इसको आप एक्सप्लोर करने के लिए गो टू पंजाब यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म करो, उसके बाद रास्ता बनेगा। तो हमने 1 साल वो ट्रेनिंग करी, और उसकी ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप लोग भी कभी गए होंगे, नवभारत टाइम्स मुझे भेजा गया, दिल्ली भेजते थे चंडीगढ़ से, चूंकि मैंने हिंदी को प्रेफर किया था। ये सवाल बार बार नॉक करता था हमारे घर वालों और जो भी वेल विशर्स से, कि भाई उस प्रोफेशन में जाओ, उसमें छुट्टियाँ मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, क्या है, ये है। क्योंकि एक समय था जब लेखन को तो छोड़ दें, मुंशी प्रेमचंद की जब डेथ हुई थी, तो किसी ने पूछा कौन किसकी यात्रा जा रही है, तो somebody said it is on record, उनका इट लुक्स सम स्कूल मास्टर इज डेड। प्रेमचंद का नाम नहीं लिया, उसने कहा ऐसा लगता है 5-10 आदमी हैं, कोई स्कूल मास्टर चला गया। तो उस वक्त ये प्रोफेशन इतना आज जैसा नहीं था। खैर, पर आपको जब को किसी मेरी तरह किसी भी युवक को जाना है तो यू हैव टू एक्सप्लोर। तो हमने वो कोर्स किया, 1 साल का किया, और जैसे ही हमने कोर्स करके निकले तो हमसे कहा गया, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पीपी सिंह, पृथ्वीपाल सिंह, वो देश के पहले पत्रकारिता शिक्षा के जनक थे। तो उन्होंने कहा नौकरी करोगे? तो के अंधा क्या चाहे 2 नैन। तो मैंने कहा हाँ जरूर करूँगा। कहते जालंधर जाइए, प्रताप के जो एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ वीरेंद्र जी, वीर प्रताप में वो काम, आप जाइए, बात करके आओ। प्रताप वही जिनका दिल्ली में भी वीर अर्जुन है, 2 भाई महाशय कृष्ण के। तो हम गए, हमने जाके नौकरी शुरू करी। उस समय 250 रुपये में कट कटा के 200 कुछ कम मिलते थे। खूब काम किया। लेकिन उससे पहले मैं नवभारत टाइम्स की बात कर लेना चाहता हूँ कि जब हम नवभारत टाइम्स आए तब भी उन्होंने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि अगर तो आपको प्रोफेशन में आना है तो आप गंभीरता से काम करना, खूब काम करना। आपको लोग कहें भाई थक गए होगे जाओ घर, तब भी मत जाना। मतलब यू ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट यू आर टेकन इन दैट पेपर। हम आए और लोग भी आए, खूब काम किया मैंने। और आपको पता है नए नए जब आते हैं आप पत्रकारिता किसी, तो लोग आपको भगाने वाले बहुत मिलते हैं, अरे छोड़ो जाओ यार क्या सारा दिन वगैरह। ये हमने खूब काम किया। और बाद में संयोग था कि मैं उसी अखबार में गया बाद में। तो ये मेरे कहने का आशय था। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात और स्पष्ट हो जाएगी। जब वहाँ से नवभारत टाइम्स ट्रेनिंग कर ली, फिर जालंधर आ गए, फिर मैं शिमला चला गया स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट अखबार का। पहले इस तरह की वहाँ अवस्था नहीं थी, फिर आई वॉज द फर्स्ट, और लोग भी थे। तो हिमाचल के सदर मुकाम पर स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट करता। तो वहाँ मुझे एक दिन दिखा नवभारत टाइम्स को स्ट्रिंगर चाहिए, तो मैंने अपने दफ्तर से बात करके कर ली। और जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने कहा
अरे आप वही है ना जो यहाँ काम करने का कि करो। तो इसलिए ये कि निराश होने की जरूरत नहीं है युवक को। जो युवक युवतियां आती हैं, आपको प्रूव करना है, आपको अपनी प्रतिभा को निखारना है, आपको पढ़ना लिखना है और साबित करना है कि आप उसके काबिल हो। तो अवसर तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन जब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, नवभारत टाइम्स में रहते हुए और वीर प्रताप के स्टाफर के रहते ट्रेनिंग स्कीम आई। ये पहले ट्रेनिंग स्कीम चलाते थे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, पूरे अखिल भारतीय स्तर पे टेस्ट होता था आईएएस की तरह का, बड़ा कड़ा टेस्ट रिटर्न। उसमें अगर आप पास हो गए तो आपकी एक दिल्ली में इंटरव्यू होती थी, एक बॉम्बे में होती थी। तो हमने वो पास कर लिया और पास करके जुड़ा था मैंने भारत टाइम्स से, पास कर लिया। पास करके इंटरव्यू भी पास हो गई। मुझसे तब ये पूछा गया, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में बेनेट कोलमैन कंपनी जो भी अधिकारी थे उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे एडिटर भी थे अक्षय कुमार जैन, मुझसे वुड यू लाइक टू जॉइन अस डायरेक्ट और प्रेफर ट्रेनिंग, मतलब कि आप सीधे आ जाओ तनख्वाह शुरू काम, और वुड यू प्रेफर ट्रेनिंग। मैं कही यस आई वुड प्रेफर ट्रेनिंग। मतलब भाई मैंने कहा ट्रेनिंग से मुझे मेरे में और निखार आएगा, मैं कुछ स्किल को और तेज कर पाऊंगा, एंड आई वुड have an opportunity to be at Bombay and work in different धर्मयुग, सारिका, माधुरी, नवभारत टाइम्स। कहता है वेरी गुड। तो उन दिनों 500 रुपये देते। हमारे बाद में और लोग भी हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह भी उसी ट्रेनिंग में थे, हमसे पीछे थे, MJ अकबर भी थे, बहुत लोग दिए हैं उस ट्रेनिंग में। और 1 साल ट्रेनिंग करके आपकी प्लेसमेंट हो जाती थी। 500 रुपये तो आपको वजीफा सा मिलता था, 50 रुपये किराया। 70 की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक ये था अमित जी कि देयर वाज ए जॉब सिक्योरिटी। आपका पता भी, आप संस्था से जुड़ गए तो जुड़ गए, खूब काम करिए। लेकिन निराशा तब होती है जब आज के बच्चे बच्चियां पत्रकारिता करके प्रिंट की करें या ऑडियो विजुअल की करें, वो दे आर ऑन द रोड्स। दुकानें खुल गई हैं, मेरा किसी की अपमान की बात नहीं है, दुकानें खुल गई हूँ, आपको बड़े हाई फाई ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए। उसके बाद आपका कोई नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बाद में इस ट्रेनिंग को स्कूल बना लिया था दरियागंज में, लेकिन इट वाज डिफरेंट। एक ये श्योरिटी थी कि आप आ जाएंगे। मुझे याद है कि हमारे मित्र परिवार के एक बच्चे ने कि बहुत बड़े चैनल में, नाम लेना उचित नहीं होता, उसमें काम किया, 1.5-2 लाख रुपए में दिए मतलब उसने ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके बाद वो नो प्लेसमेंट, ही वाज ऑन द रोड्स। और आज वो बड़ा मेधावी और वो जो बड़ा उम्मीदें सी लेके चले, वो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। लेकिन वहाँ कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार वो भी है जिसने वहाँ ट्रेनिंग के दौरान वो काम नहीं सीखा। तो अब मीडिया एजुकेशन तो यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं ना हम। हाँ, कई यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी, एक नहीं बहुत हो गई हैं। और मीडिया एजुकेशन का स्तर सुधर रहा है और लेटेस्ट उसकी जो नई टेक्निक से उससे जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय नई प्रतिभाओं के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन एक प्रोफेशन से जिस स्तर पे भी जो लोग बैठे हैं उनको ये दे शुड मेक श्योर कि इफ़ यू आर एन MBA, आपने इंजीनियरिंग करी है या आपने डॉक्टरेट करी है, तो आपको इन हाउस इन कैंपस आपको वहीं से पिकअप कर लेते हैं। तो पत्रकार के लिए क्यों नहीं भाई, सही बात है ना। तो ये सोचना पड़ेगा। और इसने पत्रकारिता एजुकेशन ने हमारा इसको पत्रकारिता के क्वालिटी को निखारा है। बड़े बड़े लोग हैं ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। तो एक बात है मैं पूछना चाहूँगा, खास करके एक बात है जो जॉब ट्रेनिंग और उसके बाद सिक्योरिटी उस समय थी, जब इन सर्विस आप थे उस समय कभी आपको लगा, क्योंकि बाहर प्रेशर आता है कि आपने किस तरह से रिपोर्ट फाइल कर दिया, कभी कभी एडिटर की ओर से दबाव आता ही नहीं इस तरह का रिपोर्ट मत दो, ऐसा करो, तो उस दौरान भी कभी कोई आपको दिक्कतें? देखिए मैं बताऊं, जो मैं कोई आत्म प्रशस्ति की बात नहीं करता, मेरे साथ तो कभी ऐसा अवसर आया नहीं। क्योंकि मेरे साथ कई हूँ क्योंकि हम उन पैरामीटर्स पे चलते रहे। जहाँ ये आया कि ऐसा कर दीजिए ऐसा कर दिए, नहीं,
अगर मैं कह चुका हूँ ना कि अगर आप उस तरह के मेटल के हैं तब तो आपका इस्तेमाल होगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये मैंने बता दिया, संपादक के तौर पे एडवर्टीजमेंट रोक दी कि मैं रोक दो। किसी मुख्यमंत्री को, किसी राजनेता को, किसी निजाम को ये भ्रम क्यों हो जाए कि ही और सी एक्स वाई जेड मेरी जेब में, ये बोलते हैं कहो जी वो तो मेरी जेब में, मतलब वो जेब ही नहीं बनी। तो हाँ, प्रोफेशनली तो गाइडलाइंस होती हैं ना, भाई ऐसी खबर ऐसी, ऐसा मत लिखो, ऐसा मत करो, ऐसा। बहुत समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आप बात पूछ रहे हैं, शायद टाइम्स ग्रुप के लेके कोई मामला चल रहा होगा, मुझसे बार बार कहा गया कि आप जो है ना डायरेक्ट टैक्सेस CB क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड, तो वो उनके आप चेयरमैन को इंटरव्यू करो, छापेंगे हम। तो मैं तो समझ गया था कि कहीं कंपनी का हित होगा। चेयरमैन साहब, मैंने बड़ी कोशिश करी, चेयरमैन साहब पकड़ में नहीं आया मैं। फिर उसके बाद TP झुनझुनवाला, जो शीला झुनझुनवाला बड़ी पत्रकार हैं, उनके पति थे, उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा हाँ आ जाओ हम बात करेंगे। क्या ये इमरजेंसी के दिन थे, इमरजेंसी में क्या था कि वो और खबरें तो छप नहीं सकती थी, फीचर और ऑफ बीट इस तरह के। तो हमने इंटरव्यू ली और छप दी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि क्या मीडिया मैन यूज किया जाता है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ किया जाता है। अगर वो ऐसा करता तो वो पत्रकार है ही नहीं है। आपको दर्जनों मिसालें आज में और पहले में मिल जाएंगी जो हु आर मोर देन ए PRO देन ए जर्नलिस्ट। श्रीमान प्रेम भाटिया बहुत ऊंचे पत्रकार थे, दैनिक ट्रिब्यून के एडिटर रह चुके, एम्बेसडर रह चुके, प्रधानमंत्री के रह चुके और बड़े कमाल के सिद्धांती आदमी थे। वो ये कहते थे कि जो सत्ता के गलियारों में वो नजर आते हैं ना, समाचार के लिए तो ठीक है, कि बाकी जो मंडराते नजर आते हैं वो उचित नहीं है। वी शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू दी, क्योंकि आपकी भूमिका तो एक कुशल नट की तरह है कि जो एक तीखी तलवार पे आपको गुजर जाना है, खरोच भी ना आए और काम भी हो जाए। अब हम सुदामा की बात कर रहे थे, अध्यात्म में मेरा थोड़ा प्रेम है। मैं भी अक्सर कहा करता हूँ कि भाई पत्रकार को सुदामा होना चाहिए। सुदामा से अर्थ है वो इतना बड़ा वो है, लेकिन वहां हम लोग चुप हो जाते हैं जब सुदामा लौट के आते हैं और घर बना मिलता है। वो क्या है? सही बात। तो वो उनको उपकृत तो किया है ना। अब भगवान कृष्ण भले उनके मित्र रहे हों, लेकिन वो पत्रकार को उपकृत किया। इसलिए कई तरीके से होते हैं देश में। आप देखो, अक्सर सुनते होंगे वो फ्लैट दे दिए गए, वो प्लॉट दे दिए गए, तो आपको तो बड़ा बेलाग होके निकलने की बात है इसमें, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि पत्रकार को एक ऐसा मापदंड क्रिएट करना चाहिए ताकि कोई उसके समझने में जो आपके लोभ की बात जो कर रहे हैं कि वो ये नहीं समझे कि ये लोभी है। अगर वो आपने शो कर दिया तो आप नहीं, वो तो है ही ना। मैंने कहा आप में अगर वो उस तरह की वो है तो फिर आपकी तो बोली तो लगेगी, लेकिन फिर आप टिकेंगे नहीं। आज भी कई जो आपको वेटरन जर्नलिस्ट बड़े टॉप के जिन्होंने इतिहास लिखा आज़ादी में और आज़ादी के बाद भी, आज भी उनको कोट किया जाता है। कुलदीप नैयर, कितने हैं बेशुमार लोग हैं। और ऐसे लोग जो आपके समय के कंटेम्पररी और पहले जो आदर्श के तौर भाई पर देखिए, आदर्श में तो हिंदी पत्रकारिता, अच्छा मैं हिंदी पत्रकारिता की बात कर सकता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता में डॉक्टर धर्मवीर भारती, दिनमान के रघुवीर साय और दैनिक ट्रिब्यून में तो हम भी रहे, और उससे पहले नवभारत टाइम में अक्षय कुमार जैन और राजेंद्र माथुर, सुरेंद्र प्रताप सिंह, तो कितने बड़े बड़े नाम हैं ये। मतलब उनको आप कर सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कई लोग हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े मशहूर रहे, श्यामलाल, गिरिलाल जैन और इंदर मल्होत्रा, मतलब ऐसे नाम अभी भी सक्रिय हैं। आप खुशवंत सिंह को भी ले सकते हैं, क्यों नहीं। तो ऐसे नाम है जो स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म है। और
आज भी वो कोट होते हैं, आज भी उनकी मिसाल बनती है, और आज भी आप देखिए कहीं कोई प्रश्न चिन्ह उन पे नहीं आता है। क्या और क्या खासियत एक जो आदर्श या क्लासिकल कहे या जो उन्होंने जिसने एक नई उन्होंने नींव रखी उसके क्या क्राइटेरिया? उन्होंने पत्रकारिता के जो मैं आपको तीन सिद्धांतों पे लेके, निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र, मतलब उस पे वो चलते रहे हैं। और कहीं कंपनी, ऐसा भी होता है, अंग्रेजी हिंदी में भी होता रहा है कि मालिकों को लगा कि भाई नहीं अब चलो आप चलो, लेकिन कहीं समझौता नहीं किया उन लोगों ने, दे प्रेफर टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी बहुत मिसालें हैं। और किसी भी ग्रुप को लीजिए, इसका ये जो इंडियन एक्सप्रेस को ले सकते हैं, और वो बाद में शोरी और हमारे जो हैं, तो बाद में राजनीति में भी आए, लेकिन कुछ आदर्श तो स्थापित किए हैं ना, उसको मेंटेन किया उन लोगों ने, उसी की वजह से। अदरवाइज तो आज का तो आपको पता है, आज संपादक का लिखा जाता है, अंग्रेजी में छपता है, देखो अखबारों में एडिटर ब्रैकेट में लिखा होता है दिल्ली मार्केट, छपता है। ये मैं को वैसे नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ न्यूज़ देखिए आप, छपता है एडिटर फला मार्केट, व्हाट इज दिस, एडिटर फला मार्केट क्या हुआ? तो ये तो फिर अखबार के साथ। अभी जो आपने बताया कि जो मीडिया ट्रेनिंग का, एजुकेशन का जो दृश्य सामने उभर कर आ रहा है वो अच्छा है, यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं और अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसमें अगर उसके करिकुलम पार्ट को देखते हैं, क्योंकि आप कई जगह पढ़ाने भी जाते हैं, ट्रेनिंग देने जाते हैं, तो उसके करिकुलम पार्ट को देखें या जो पढ़ा रहे हैं लोग उनको देखें और छात्रों की कंपोजिशन को देखें, तो ये कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता आपको नजर आती है? मेरा तो 4-5 सूत्री कार्यक्रम है, 5 सूत्री प्लान है। एक तो पूरे देश में इसकी जो मीडिया एजुकेशन की का सिलेबस, पाठ्यक्रम एक रूपता होनी चाहिए, ये नहीं कि वहाँ ये पढ़ाया जा रहा है एक। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि उसमें आज की ज़रूरतों हो रही है, ऑडियो विजुअल वगैरह सभी पक्षों को लिया जाए। तीसरी, ये मैं बात बार बार कहता रहा हूँ कि कई जगह ऐसे लोग, मैं फिर किसी की मर्यादा के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह ऐसे लोग पढ़ाते हैं, आप भी प्रोफेशन में रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ, कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं जिनका मीलों तक कोई वास्ता नहीं है पत्रकारिता से, उन्होंने कभी अखबार का मुंह नहीं देखा, कभी पत्रिका का मुंह नहीं देखा, और वो दैट टीचिंग, वो पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं। तो मेरा बड़ा विनम्र सुझाव है कि भाई जैसे डॉक्टर के लिए इंटर्नशिप होती है, सीए के लिए होती है, ये क्यों नहीं कि आप भाई चलो आप पीएचडी करो, आप सब कुछ करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी है, होता है वो क्या आपने वो लिख दिया, एक थीसिस लिख दिया थोड़े दिनों बाद, नो दैट्स नॉट सफिशिएंट जब तक आपको वो न मिले। और चौथी बात जो मैं ये कह रहा था कि आज जितनी डिग्रीज मिलती हैं ना अमरीन जी, वो भी अलग अलग हैं। कहीं तो हमने साइंस के तौर पे लिया है मास कॉम को, कहीं आपने सोशल विधा, दूसरी विधा में ले गए आप। तो ये एक रूप से तो बड़ी जरूरी है, और वो देश की चुनौतियों से जुड़ी होनी चाहिए। और अच्छी बात है कुछ सरकारी, कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह में आज भी है, लेकिन बड़ी महंगी हो गई है शिक्षा। क्यों? लोगों के पहुंच के होना चाहिए, लोगों में पहुंच के, जो एक साधारण, मैं भी बड़े छोटे से कस्बे से आया हूँ, मैंने भी किया है, और मेरा ख्याल है मुश्किल से पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल समेत पूरे साल का कोई 2000 में नहीं खर्चा होगा। 67-68 की बात कर रहा हूँ। आज देखिए लाखों से तो कम कोई बात ही नहीं है। और ये अच्छी बात है कि अब दूसरे कोर्सेज में जो इंटर और यूनिवर्सिटी से पहले, डिग्री से पहले आ रहे हैं, उनमें भी ये मास कॉम और इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि दैट शुड बी डन। अभी देखिए ना आपकी संस्था कितना अच्छा काम कर रही है, एक नई संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। तो इस तरह यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अब हम जो बात कर रहे हैं या जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑन मोर प्रैक्टिकल टर्म्स रादर देन थ्योरी। थ्योरी तो मैं आप कई किताबें पढ़ा दूं मैं, लेकिन
ये बड़ा जरूरी है कि एक तो रुचि पैदा हो नई प्रतिभाओं में, नए लड़के लड़कियों में, कि उनको लगे कि नहीं भाई वाकई बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। सही बात है। तो आपने कहा कि हम लोग थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं और रुचि पैदा करें, तो निश्चित तौर पे मित्रों हम लोग का भी मकसद यही है कि रुचि पैदा हो, और जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं कॉलेज में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उनका मैं जोड़ देता हूँ, क्षमा करना आपको मैंने सब किया, जी। उनके लिए पत्राचार कोर्स है। पत्राचार कोर्स, हाँ। तो पत्राचार कोर्स में जा सकते हैं, और अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा लेक्चर आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है, इसको भी आप सुनकर एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, क्योंकि बारीक चीज़ों को तो हम लोग बता ही रहे हैं। हाँ। तो आप अच्छा पत्रकार बन सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और कैसे आप बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मित्रों मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर आप लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से श्री विजय सहगल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।